Hello students, welcome to the channel SNW Physics Classes. If you really understand the concepts taught here, please turn the black thumb blue. That means like the video, share with your friends and subscribe to the channel SNW Physics Classes. Do not forget to hit the bell icon for the latest updates. Stay connected with me on Facebook, Instagram, or you can write using my Gmail ID. Links are given in the description box. This is the series of NCERT solution class 12th and we are solving the exercise question of chapter 1 electric charges and fields. In this video we are going to deal question number 1.11 to 1.15. This is the third part of this video. For the other two parts you can click on the link given in the description box. So let's begin with the question. Question number 1.11. A polythene piece rubbed with wool is found to have a negative charge 3 into 10 to the power minus 7 कूलम. ठीक है, किसी पॉलीथीन पीस को हम लोगों ने किसी उल से रब किया. ठीक है, तो उसमें जो चार्ज था नेगेटिव चार्ज दैट इज 3 into 10 to the power minus 7 कूलम. तो क्वेश्चन हमारा ये पूछ रहा है कि एस्टिमेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड फ्रॉम विच टू विच. सबसे पहले हम लोग को ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ पॉलीथीन पीस से रबर पे या फिर वुल पे या फिर वुल से पॉलीथीन पीस पे. ओके, क्वेश्चन नंबर 2 इज देयर अ ट्रांसफर ऑफ मास फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन. क्या मास भी कुछ ट्रांसफर हुआ? लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर. सिंस द वुल इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड द पॉलीथीन इज नेगेटिवली चार्ज्ड. ठीक है, जैसे हम लोगों ने वुल को रगड़ा रब किया तो क्या होता है कि वुल जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है और पॉलीथीन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफर हो जाते हैं पॉलीथीन पे. सो वी कैन से दैट फ्यू अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम वुल टू पॉलीथीन. ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि वुल से पॉलीथीन पे ट्रांसफर हुआ है कुछ इलेक्ट्रॉन्स. लेट अस सी हाउ मच इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड. चार्ज ऑन पॉलीथीन दैट इज 3 into 10 to the power minus 7 coulomb. Charge on one electron that is 1 minus 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb. Let the number of electron transferred from the wool be n. चलो हम लोगों ने माना कि इलेक्ट्रॉन जो है n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर हुआ. तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का ये हमारे पास फॉर्मूला है q is equal to n into e. So number of electron is equal to q by e. ठीक है, q है हमारा माइनस, यहाँ पे क्योंकि दिया हुआ है नेगेटिव चार्ज. ठीक है, so minus 3 into 10 to the power minus 7 divided by minus 1.6 into 10 to the power minus 19. इसको सॉल्व करने के बाद we will get 1.87 into 10 to the power 12 इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है अप्रोक्सीमेट जो है वो ट्रांसफर हुआ from wool to polythene. Therefore, number of electrons transferred from wool to polythene is 1.87 into 10 to the power 12. Second part of the question is there a transfer of mass from wool to polythene? क्या कोई mass भी transfer हुआ? Let us see here. Yes, mass is also transferred. As electron is transferred from wool to polythene and the electron particle have some mass. ठीक है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि उसका मास होता है, तो मास भी उतना ही ट्रांसफर होगा. मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन दैट इज 9.1 into 10 to the power minus 31 kg. ठीक है, ये मेरा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से उसको हम लोग माइनस कर देंगे, सॉरी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हम लोगों को टोटल मास ट्रांसफर्ड हम लोगों को वैल्यू मिल जाएगी. So mass of electron is 9.1 into 10 to the power minus 31 into number of electrons transferred जो भी हम लोग ने फाइंड आउट किया था 1.85 into 10 to the power 12 और इसको कैलकुलेट करने के बाद we will get 1.706 into 10 to the power minus 18 kg. So the mass transferred is low but it can be neglected but it is also transferred from wool to polythene. Question number 1.12. ओके, यहाँ पे क्वेश्चन है टू इंसुलेटेड चार्ज्ड कॉपर स्फेयर ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पे दो स्फेयर्स हैं. ठीक है, दोनों चार्ज स्फेयर्स हैं ए एंड बी. लेट इट बी ए एंड दिस वन बी बी. तो ए पे जो चार्ज है दैट इज क्यू ए और बी पे जो चार्ज है दैट इज क्यू बी और दोनों के बीच का डिस्टेंस दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 50 सेंटीमीटर. So we have to find out what is the mutual force of electrostatic repulsion. ठीक है, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड जो है यहाँ पे शो कर रहा है that is plus 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. So what is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each
is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb each. ठीक है. The radii of A and B are negligible compared to the distance of separation. जो इन दोनों स्फेयर्स का रेडियाई है उसको हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं क्योंकि इनके बीच का जो सेपरेशन है वो ज्यादा बहुत बड़ा है इन कंपैरिजन टू देयर रेडियस. So let us see the solution. First part का हम लोग पहले solution देखेंगे. So QA means charge on sphere A is 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. QB हमारा equal है, QB भी उतना ही होगा 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. So the distance between the sphere is 50 centimeter. मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 0.5 meters. Force of repulsion, ठीक है, F is equal to 1/4 pi epsilon naught QA into QB divided by R square. सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट करेंगे. 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 multiplied by the magnitude of these two charges. ठीक है, 6.5 into 10 to the power minus 7. QA भी हमारा इतना है और QB 6.5 into 10 to the power minus 7. QB भी हमारा दोनों equal charges हैं. And the distance between them are 0.5 meters. ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा. On calculating these values, we will get 1.52 into 10 to the power minus 2 Newton. Therefore, force of repulsion between these two spheres are 1.52 into 10 to the power minus 2 Newton. Second part is saying that what is the force of repulsion if each sphere is charged double and the above amount. ठीक है, डबल द अबव अमाउंट मतलब यहाँ पे जो चार्ज दिया है इसको हम लोग डबल कर दिए. ठीक है, जैसे 6.5 है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 into 6.5 into 10 to the minus 7 coulomb. ठीक है, डबल कर दिया हम लोगों ने. एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ. हाफ मीन्स 50 सेंटीमीटर है तो इसको हम लोग यहाँ पे 25 सेंटीमीटर इसका डिस्टेंस कर देंगे. लेट अस सी द सॉल्यूशन हियर. आफ्टर डबलिंग द चार्ज सो QA हो जाएगा 6.5 into 2 हो जाएगा 1.3 और पावर हमारा यहाँ पे 10 to the power minus 6 coulomb. QB भी हमारा इक्वल हो जाएगा 1.3 into 10 to the power minus 6 coulomb. Distance between them is halved तो हो जाएगा 0.5 divided by 2 that is 0.25 meter. सिंपल हम लोग Coulomb's law के फॉर्मूला को यूज करेंगे और यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे. F is equal to 1/4 pi epsilon naught QA into QB divided by R square. सारे वैल्यूज को हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे. 1/4 pi epsilon naught is equal to 9 into 10 to the power 9 into 1.3 into 10 to the power minus 6 coulomb. 1.3 into 10 to the power minus 6 coulomb. इन दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय द डिस्टेंस बिटवीन देम. क्योंकि हम लोगों ने डिस्टेंस को हाफ कर दिया है तो हम लोग यहाँ पे लेंगे 0.25 into 0.25 which is equal to, इन सारी वैल्यूज को कैलकुलेट करेंगे we will get 0.243 Newton. Therefore the force of repulsion between the two spheres after reducing the distance and doubling the charge we will get 0.243 Newton. Question number 1.13. Suppose the sphere A and B in exercise 12 have identical sizes. ठीक है, चलो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 12 में स्फेयर्स को देखा था वो दोनों आइडेंटिकल हैं. ठीक है, एक दूसरे की तरह सिमिलर दिखते हैं. A third sphere of the same size but uncharged is brought in contact with first. एक तीसरा स्फेयर हम लोगों ने लिया और जो कि अनचार्ज्ड है. ठीक है, तो उसको थर्ड स्फेयर लेट इट बी C. चलो C चार्ज को हम लोग पहले चार्ज A के पास लेकर के आए. देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड. ठीक है, फिर दूसरे वाले चार्ज के पास लेकर के आए, फिर दोनों के पास से उसे हटा दिए, रिमूव कर दिए. एंड फाइनली रिमूव फ्रॉम बोथ. नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दैट व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन A and B. ठीक है, let us see the solution. Distance between the sphere is 50 centimeter. We have converted it into meter, that is 0.5 meter. Initially the charge on each sphere was 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb. ठीक है, initially charge हमारा 6.5 into 10 to the power minus 7 coulomb था. When the sphere A is touched with an uncharged sphere C. ठीक है, जब A को हम लोगों ने एक अनचार्ज स्फीयर C से टच किया, देन हाफ ऑफ द चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड टू C. तो हाफ चार्ज जो है इस C स्फीयर को ट्रांसफर हो गया. हेंस द चार्ज ऑन बोथ द स्फीयर A एंड C विल बी Q/2. ठीक है, दोनों पे जो है वो हाफ चार्ज ट्रांसफर हो गया.
आफ्टर दैट व्हेन स्फीयर C is with चार्ज Q/2, ठीक है, अभी C के पास कितना चार्ज है, Q/2 चार्ज है, is brought in touch with the sphere B with charge Q, ठीक है। अब इस स्फेयर को हम लोगों ने B से टच किया और इस वक्त जो है C के पास Q/2 चार्ज है और B के पास Q चार्ज है। देन चार्ज ऑन ईच स्फेयर विल बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब दोनों चार्जेस को हम लोग डिवाइड करेंगे 2 इक्वल पार्ट्स से, मीन्स उसको हाफ से डिवाइड करेंगे। सो Q प्लस Q/2, ठीक है, B के पास जो है Q चार्ज है और C के पास Q/2 चार्ज है, दोनों का सम हम लोग हाफ से डिवाइड कर देंगे, देन वी विल गेट 3Q/4, ओके। हेंस द चार्ज ऑन द ईच स्फीयर C एंड B विल बी 3Q/4, ठीक है, दोनों के पास हाफ हाफ फिर से चार्ज डिवाइड हो गया, 3Q/4 इसके पास चार्ज हो गया, 3Q/4 जो है QB के पास चार्ज हो गया, ठीक है। फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी, अब दोनों ए और बी के रिपल्सन को हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्योंकि सी को हम लोगों ने रिमूव कर दिया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। सो क्यू ए मेरा Q/2 है और क्यू बी जो है 3Q/4 है, ठीक है। एंड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज 9 × 10⁹ ओके। लेट अस सी द कैलकुलेशन हियर। क्यू की वैल्यूज हम लोगों ने पुट किया यहाँ पे 9 × 10⁻⁹ ये तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू है। क्यू जो है हमारा चार्ज ऑन फर्स्ट स्फीयर दैट इज Q/2 6.5 × 10⁻⁻7 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे हम लोगों ने डिवाइड किया है, इंटू 3Q 3 × 6.5 × 10⁻⁷ डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। 2 × 4 हम लोगों ने डिनोमिनेटर में 8 कर दिया डायरेक्टली, divided by the r square that is 0.5 into 0.5 that will be 0.25, ठीक है। सबको कैलकुलेट करने के बाद we will get 5.703 into 10⁻³ Newton. So the force of repulsion between A and B will be 5.73 into 10⁻³ Newton. Question number 1.14. The figure below show track of 3 charged particles in uniform electrostatic field. Give the sign of 3 charges. ठीक है, यहाँ पे 3 चार्जेस जो हैं उनका पाथ शो किया गया है, ट्रैक शो किया गया है, ठीक है। और इस ट्रैक को देख करके, इस पाथ को देख करके हम लोग को बताना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स है। Which particle has highest charge to the mass ratio? Let us see the answer here. We can see here that particle 1 and 2 are moving in direction of positively charged, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज जो है उसके तरफ 1 और 2, ठीक है, दोनों मूव कर रहा है। एंड वी नो दैट अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सेम चार्जेस रिपेल्स ईच अदर, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव होता तो ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होता। इट मींस दैट charge 1 and track 1 and track 2 have negatively charged particles. So here we can say that charged particles 1 and 2 which are going towards the charged particles are negatively charged, ठीक है। 1 और 2 जो है वो negatively charged particle and the particle 3 is being attracted towards the negative charge, so the particle 3 will be positively charged, ठीक है। पार्टिकल 3 को हम लोग देख रहे हैं वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये पॉजिटिवली चार्ज होगा। अब ये सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट which particle has highest charge to the mass ratio. Let us see here. The EMF or charge to the mass ratio is directly proportional to the amount of depletion or depletion at the given velocity. Here we can see that particle 3 is depleting more as compared to the other two, ठीक है। ज्यादा अट्रैक्ट कौन हो रहा है यहाँ पे, पार्टिकल 3, ठीक है। तो पार्टिकल 3 का जो मास रेशियो होगा दैट विल बी ग्रेटर। हियर वी कैन सी दैट पार्टिकल 3 is depleting more as compared to the other two, therefore it will have the higher charge to the mass ratio. तो पार्टिकल 3 का जो चार्ज और मास रेशियो है वो हाईएस्ट है। क्वेश्चन नंबर 1.15. Consider uniform electric field E is equal to 3 × 10⁻³ Newton per Coulomb, ठीक है। What is the flux of the field through a square of 10 cm on a side whose plane is parallel to the YZ plane, ठीक है। यहाँ पे एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो 10 सेंटीमीटर है, तो हम लोगों को फाइंड आउट करना है व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस स्क्वायर प्लेन, ठीक है। और ये YZ प्लेन में है।
What is the flux through the same square if the normal to its plane make 60-degree angle with x-axis? Let us see the solution. Electric field here it is given 3 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. ओके मैग्नीट्यूड में अगर हम लोग इसको लिख देंगे तो ये मेरा आई जो है यूनिट वेक्टर वो यहाँ से हट जाएगा 3 into 10 to the power 3 Newton per coulomb. Side of square is 10 centimeter. We will convert it into meter, 0.1 meter. Area of square, side square, that is 0.1 into 0.1, that will be 0.01 meter square. The plane of the square is parallel to the YZ plane. Hence, angle between the unit vector normal to the plane and electric field. Unit vector or electric field का जो angle होगा that will be 0 degree. Flux through the plane will be given as the relation. Flux is equal to EA cos theta. ठीक है? Electric field into area cos theta. So E it is given 3 into 10 to the power 3. Area 0.01 into cos 0 degree. ठीक है? Cos 0 degree 1. So हम लोग इसको calculate करने के बाद मिलेगा हम लोगों को 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. ठीक है? फर्स्ट केस में जो हमारा फ्लक्स है फर्स्ट आंसर जो है दैट इज 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम. सेकंड कह रहा है कि अब 60 डिग्री एंगल से वो प्लेन बना रहा है. ठीक है? प्लेन मेक्स एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विथ एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस पे वो 60 डिग्री का एंगल बना रहा है. सो थीटा विल बी 60 डिग्री. सो फ्लक्स इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा. ई ऑलरेडी इट इज गिवन 3 into 10 to the power 3 न्यूटन पर कूलम. Area is 0.01 meter square. Cos 60 degree that is 1/2. ठीक है? तो हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे 30 into 0.5 that is flux will be 15 Newton meter square per coulomb. This is the answer, second answer. If you have any doubt, any confusion, any problem related to any calculation in this video, please comment in the comment section, like, share and subscribe to my channel. Thank you very much for watching.